हमारे निमंत्रण पर पहुंचे हरिद्वार जनपद के समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर हम सब लोग जो बैठे हैं उनमें हमारे जिला के नव निर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संदीप गोयल जी, मेरे साथ बाईं ओर बैठे और देहरादून से मेरे साथ आए प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री संजीव वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष के नाते और इस प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे जिला उपाध्यक्ष श्री लव शर्मा जी, जिला मीडिया प्रभारी श्री नितिन चौहान जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री विनय भुल्लर जी और जिला कोषाध्यक्ष श्री सचिन शर्मा जी। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है वह माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उन्हें तो मैं आपके सामने रखने ही वाला हूं। वहीं इस कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश के अंदर सेवा सप्ताह का आयोजन कर रहा है और इस सेवा सप्ताह की जो शुरुआत है वो आज हो गई है और आज का जो पहला कार्यक्रम इस समय थोड़ी देर में शुरू होने वाला है वो अल्मोड़ा में होगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है उनके बारे में पहले मैं चर्चा करता हूं और उसके बाद जो उपलब्धियां हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि जो सेवा सप्ताह है ये हमारा 22 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा और 22 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम 23 मार्च का यानी कि कल वो एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में देहरादून से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। देहरादून के परेड मैदान में जो कार्यक्रम होगा उसमें जहाँ पर कि हमारे अलग बहुउद्देशीय शिविर तो लगेंगे ही, वहीं कल ठीक 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की जनता को संबोधित किया जाएगा और ये संबोधन जो है पूरे प्रदेश में विधानसभा या ब्लॉक स्तर पर जनता सुनेगी। प्रदेश के 3 जिलों जिनमें हरिद्वार शामिल है, देहरादून और उधम सिंह नगर, इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा स्तर पर किया जा रहा है और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने चर्चा की होगी, आगे करेंगे कि विधानसभा स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें उस विधानसभा के हमारे सम्मानित विधायकगण, हमारे पदाधिकारी और उस विधानसभा क्षेत्र की आम जनता वो शामिल होगी। इसी प्रकार से पर्वतीय जिले, इन 3 जिलों के अलावा जो बाकी 11 प्रशासनिक जिले हैं उनमें ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम रहने वाले हैं और उन कार्यक्रमों में जो प्रभारी मंत्री हैं वे जिलों में अपना उपस्थित रहेंगे और उसके अलावा जो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा उसमें हमारे माननीय विधायकगण, दायित्वधारी गण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे वहां पर मौजूद रहेंगे और जो कार्यक्रम है उसमें वे अपना संबोधन भी करेंगे और ठीक 12:30 बजे जब माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन प्रारंभ होगा तो वो उसका वहां की जनता विधानसभा स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को लाइव देख सकेगी और लाइव सुन सकेगी। इसके अलावा 30 तारीख तक हमारे सभी जो ये स्थान हैं इन 3 जिलों में विधानसभा स्तर पर और बाकी स्थानों पर ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं
कई स्थानों पर रक्तदान जो है शिविर स्थापित होंगे, चलेंगे। और जो हमारे बहुउद्देशीय शिविर है उनके पीछे एक मंशा ये है कि सरकार की योजनाओं के संबंध में जो हमारे अलग अलग विभाग हैं उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, तो इन शिविरों में उन विभागों के लोग उपस्थित रहेंगे और जो जनता के रुके हुए काम है या कोई जानकारी उनको चाहिए तो जनता को यथास्थान शिविर में ही वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर कोई कार्य तत्काल हो सकता है तो अधिकारी तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर आदेश करेंगे। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हम अगले 7 दिन के अंदर विभिन्न कार्यक्रम करने वाले हैं और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च को सेवा दिवस रूप कहा है और ये जो पूरा हमारा हफ्ता रहने वाला है ये हमारा सेवा सप्ताह है। मित्रों, हम जानते हैं कि 3 वर्ष का जो कार्यकाल है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यकाल है और ये ऐतिहासिक कार्यकाल इस रूप में भी है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए, एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, उसका सीधा प्रभाव प्रदेश की जनता को तो प्राप्त हुआ ही है, वही कैसे निर्णय कई हैं जिनका सीधा सीधा प्रभाव जो है पूरे देश पर पड़ा है। और देश में उत्तराखंड को लेकर के जो है एक उदाहरण मान करके अन्य राज्य सरकारें काम कर रही हैं और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो है कुछ कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा हुई है। अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो इस बिंदु से भी करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर एक नई कार्यशैली स्थापित की है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कभी कोई घोषणा की जाती है तो घोषणा करने के बाद वो काम कब पूरा होगा, कैसे होगा, आदि आदि कई प्रकार के प्रश्न जो है वो रहते हैं। और कई बार हमने देखा भी है कि पिछली कुछ सरकारों में, विशेषतौर पर कांग्रेस के समय में, घोषणा तो हो गई लेकिन घोषणा के आधार पर जो है वो काम जो है वो संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन धामी जी ने एक बात जो महत्वपूर्ण की है कि जो उन्होंने कहा उस काम को उन्होंने किया। अगर उन्होंने कोई शिलान्यास किया तो शिलान्यास के बाद उसका उद्घाटन भी किया गया, जिससे कि जनता को सीधा संदेश रहना चाहिए कि जो हम शुरुआत करते हैं उसको हम पूरा भी करते हैं। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम था वो हमारा समान नागरिक संहिता का है, यूसीसी। और यूसीसी के बारे में आपकी जानकारी तो होगा ही कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2022 में, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की थी। अगर प्रदेश की जनता हमको दोबारा से संहिता का जो प्रस्ताव है उसे पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पारित कर, और प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आह्वान था उस पर मोहर लगाई और पुराने सारे मिथक तोड़ते हुए ये पहली बार हुआ कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लगातार बनी। और जैसा उन्होंने कहा था कि जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो उसका जो पहला प्रस्ताव था वो यूसीसी को लेकर के था, पारित किया गया, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई और कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और आज यूसीसी पारित होने के साथ प्रदेश में लागू हो चुका है। लेकिन इससे जुड़ा पहलू दूसरा भी कि यूसीसी को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई शुरुआत की। तो शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा हुआ? उत्तराखंड हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और हम जानते हैं कि देश के कई सरकारें जो है वो यूसीसी को लेकर के उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और अभी मालूम चला कि गुजरात की जो सरकार है वहां पर जो यूसीसी कमेटी बनी है उसकी जो चेयरपर्सन है वो जो उत्तराखंड की हमारी चेयरपर्सन थी श्रीमती रंजना देसाई जी, उनको ही वहां पर भी चेयरपर्सन उस कमेटी का बनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत यहाँ से हुई और वो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में उसका जो है विस्तार हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि यूसीसी को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने संबोधनों में भी जो है इसकी प्रशंसा करी। और एक बात मैं आपसे और खुलासा करता हूँ, इसका संबंध मेरे से है सीधा
कि जो बात बात कहते हैं कि इसका असर अन्य देशों में भी पड़ा, तो जो दुनिया के चैनल थे उन चैनल्स पर यूसीसी को लेकर के अध्यक्ष जी कई प्रकार की चर्चाएं, डिबेट जो है इंटरनेशनल चैनल पर हुई, भारत के चैनल तो हुई। लेकिन इससे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि विदेशी जो सरकारें हैं उनका भी जो है यूसीसी को लेकर के एक पूरा अध्ययन भी चलता रहा और चल रहा होगा। और इसका एक प्रमाण मैं विश्व को देता हूं कि जो इंग्लैंड है उसकी जो एम्बेसी है उसके 2 अधिकारियों ने आकर के मुझसे बात की थी और करीब 2 घंटा मेरे आवास पर रहे और उन 2 अधिकारियों ने यूसीसी के बारे में पूरी जानकारी मुझसे ली कि प्रकार लागू करेंगे, क्या समस्याएं आएंगी, क्या संभव हो सकता है, वो आदि आदि। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान जो है इस ओर गया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही बीबीसी की ओर से भी एक प्रतिनिधि मेरे पास पहुंचे और उन्होंने भी जो है आकर के मेरे से 2 घंटा तक जो है मेरा इंटरव्यू लेते रहे यूसीसी के बारे में। तो मैं केवल आपकी जानकारी इश्यू पर डाल रहा हूँ कि इसको लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक हलचल मची है। इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया ही किया, लेकिन जो अन्य सरकारें हैं उनका ध्यान भी यूसीसी पर है। अगर हम और इश्यू की बात करें तो अभी जो नवीनतम मसला हमारे सामने आया है वो एक कड़े भू कानून का है। वो कानून तो बने पहले, लेकिन कुछ अच्छा चले, कुछ में कुछ डायल्यूशन हो गया। तो भू कानून को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको देखते हुए पारित किया है, तो निश्चित तौर पर वो प्रदेश की जो अपनी क्या कहते हैं कि जो भूमि है कृषि भूमि उसकी रक्षा हो पाएगी। और साथ ही साथ जो एक प्रकार से यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की कोशिश होगी, उस पर भी जो है लगाम लगेगी और जो प्रदेश की ग्रीनरी है उसकी भी हम रक्षा कर सकेंगे। इसके अलावा एक नहीं अन्य कुछ चीजें हमारे सामने है। अगर मैं चर्चा करूं तो सनातन की रक्षा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही उदाहरणीय है। बहुत ही बोल्ड निर्णय लिया। जो धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हुए उस पर किस प्रकार से बुलडोजर चले और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर सफाई हुई, ये आपने हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। और करीब 5000 एकड़ भूमि जो अतिक्रमण की थी उस अतिक्रमण की भूमि को इन अभियानों के माध्यम से मुक्त कराया गया। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये जुड़ा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति को विशेष स्नेह थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उनका आगमन हुआ, वो यहाँ पर उन्होंने ध्यान भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले भी उनकी उत्तराखंड में जो है यात्राएं हुई। उनके जो गुरु थे वो उत्तराखंड गए थे और एक प्रकार से वो उनके लिए तपस्या सह गई थी। तो उनका जो विशेष स्नेह उत्तराखंड को मिला है, उसके आशीर्वाद के चलते उत्तराखंड को बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। तो जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। तो मैं सनातन की बात कर रहा हूं, तो जिस प्रकार से केदारनाथ या बद्रीनाथ धामों को लेकर के जो है वहां पर विकास काम हो रहे हैं वो हम सबके सामने है और 50 लाख तक यात्री वहां पहुंच रहा है। और आप तो हरिद्वार में धर्म नगरी में रहते हैं, तो यहाँ यात्री संख्या भी पहले की अपेक्षा निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के अगर आप देखते होंगे तो कांवड़ यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। यानी कि जो एक प्रकार से उत्तराखंड देवभूमि है उसका जो मूल चरित्र है उसको बचाने के लिए भी और उसको और विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार को तो एक इंटरनेशनल लेवल का जो है धार्मिक पर्यटन स्थल भी नहीं कहना चाहिए इसको, तो पर्यटन तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आध्यात्मिक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने काम को आगे बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से जो प्रदेश के मंत्री हैं उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए काम हो रहा है।
और दूसरी ओर जो तत्व हैं वे जो उत्तराखंड के देवभूमि की जो पवित्रता है उसको खराब करने के प्रयास करते हैं, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई प्रदेश में हो रही है। अतिक्रमण की बात मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा आपने देखा हुआ कि लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो और चाहे थ्रू जिहाद हो, ये सारे जो जिहादी काम हैं इनको उत्तराखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। ये संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अगर हम देखें तो ये जो 5 साल का समय है इसमें एक शब्द हमने प्रयोग किया वाक्य, जो ये हमारा 3 वर्ष है वो जो है हमारे सुशासन के वर्ष है। हमारे 3 वर्ष जो है ये हमारे विकास के वर्ष है। इन 3 सालों के अंदर हमारा जो है विकास कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। चाहे रेल मार्ग की बात करूँ, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं तो बात रिपीट हो जाएगी। कुछ बिंदुओं का जिक्र मैंने इसके प्रश्नों को भी दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा संदर्भ लेने में आसानी होगी। लेकिन कनेक्टिविटी जो है, चाहे वो रेल मार्ग की हो, हम जानते हैं कितनी बड़ी है, चाहे हेली सर्विसेज हो, हम जानते हैं कितना विस्तार हुआ है, चाहे आपका सड़क मार्ग हो, 4 धाम के जो ऑल वेदर रोड है गढ़वाल क्षेत्र में, इसी प्रकार से भारतमाला की परियोजना है कुमाऊं क्षेत्र में, उस पर काम चल रहा है। कई नई ट्रेन शुरू हुई है और स्थान स्थान पर जो है वो हेली सर्विसेज प्रारंभ की गई है, वो हमारे सामने है। और आम आदमी के हित को ध्यान रखते हुए ध्यान देने का काम किया है। आयुष्मान, अटल आयुष्मान योजना जो है, अटल आयुष्मान योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के बीमा की जो है निःशुल्क बीमा प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि करीब 50 लाख ऐसे कार्ड जो है प्रदेश की जनता जो है वो बनवा चुकी है। और लाखों जो हमारे नागरिक हैं उत्तराखंड के, वे अलग अलग अस्पतालों में उसका लाभ ले रहे हैं। एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बैठे बात हो रही थी तो कहने के जब ये प्रस्ताव हमारे सामने आया था तो हमको लगता कि बहुत छोटा बजट इस पर काम चल जाएगा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो हमको ये तय था कि बजट चाहे जितना खर्च हो, हमें सुविधा को रोकना नहीं है, तो उसको नहीं रोका गया। आज बजट हजारों करोड़ रुपए का हो गया है, लेकिन धामी जी की सरकार धामी जी से पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि उसको और विस्तार दे रहे हैं। क्योंकि मान के चलते हैं कि जो रोजगार है, स्वास्थ्य है, ये चीजें महत्वपूर्ण है किसी भी परिवार के लिए, उसके रहने का है। तो ऐसे में ये स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार हुआ है वो हमारे सामने है। एक और बिंदु मैं आपके सामने कहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि विषय तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत से विषयों पर आप लोग जानते ही हैं और कुछ मैंने प्रश्नों को भी लिखा है। वो विषय में आपके सामने रोजगार रखना चाहूंगा। जिस समय धामी जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला उस समय उन्होंने पता लगवाया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में कितने पद खाली, और कितने पद खाली में जब मालूम चला तो यहाँ पर करीब 24,000 पद सरकार के विभागों में खाली। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इन पदों को भरूंगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 19,000 से अधिक पद जो है उनसे भरे जा चुके हैं। अब 5,000 के आसपास जो पद है खाली, उनको भी भरने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि पहले जिस प्रकार से भर्तियां होती थी और जिस प्रकार से वहां सिफारिश या पैसा या भ्रष्टाचार होता था वो हम सभी जानते हैं। लेकिन 19,000 जो नियुक्तियां हुई है, आप सभी पत्रकार बंधु मौजूद हैं, आज तक कोई ऐसा शिकायत नहीं पहुंची होगी कि उस व्यक्ति को वहां पर पैसे देने पड़े, उस व्यक्ति के संख्या पेपर लीक किया गया। क्योंकि जो इस प्रकार के तथ्य थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया, बड़े बड़े अधिकारी जेल भेजे गए। और साथ ही अब जो व्यवस्था की गई है पेपर के बारे में वो बहुत सख्त की गई। SIT के मेरे मित्र हैं, वो मुझसे एक दिन मिले अचानक एक स्थान पर, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हमारी जो सुरक्षा का वो है पूरा सिस्टम, वो हमने 3 टियर कर दिया है, 3 स्तर पर हमने सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब कोई संभावना नहीं है कि किस प्रकार से हमको पेपर लीक हो पाएगा।
इसी प्रकार से 1064, आप किसी को कोई शिकायत करनी है फोन करेंगे, नाम गुप्त रखा जाएगा और कार्रवाई भी होती है उसके ऊपर। तो भ्रष्टाचार पर जो प्रहार हो रहा है इस समय पर देश के अंदर, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक मिनट, पूरी बात कर आगे बात सुनता हूँ, आपकी पूरी बात करके जाऊंगा मैं यहाँ से। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि नई चीज प्रदेश में होगी, कि मुख्यमंत्री जी का ये मानना है और आप और हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पद सीमित है। 24,000 अवेलेबल थे, न्यूज भर दिए, लेकिन जो हमारे बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसे में जो रोजगार अगर प्रदान करना है तो उसके दो विकल्प, और तो सरकारी नौकरी हो गया, उसके बाद अगला विकल्प है आपका निजी क्षेत्र में जाने का, और फिर तीसरा विकल्प है आपका स्वरोजगार। अब सरकार निजी क्षेत्र में जाने के लिए भी और स्वरोजगार के लिए भी लगातार काम कर रही है, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जो मैं आपसे शायद पहली बार शेयर कर रहा हूँ। उससे शेयर कर पा रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो है अपने आशीर्वाद से प्रयोग करना चाहिए कि मुझे राज्य में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। अब हम उद्यमिता और कौशल विकास, इसको जो हमारे कॉलेजेस हैं और जो स्कूल हैं उनमें हम शामिल कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, तो आप उत्तराखंड हरिद्वार के रहने वाले हैं कि जिस समय अटल जी ने यहाँ पर एक पैकेज दिया, आपको ध्यान होगा, तो यह इंडस्ट्री आई और उस समय एक जियो जारी हुआ था, हमारे पुराने मित्रों को याद होगा उस समय के, कि 70% जो पद है वो स्थानीय बेरोजगारों को दिए जाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी में है कि ऐसा नहीं हुआ। और जब हमने बात की इंडस्ट्री के लोगों से कि भाई क्यों आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि हमारे जो युवक हैं उत्तराखंड के, वे योग्य हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, वे कुशल नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री के हिसाब से कुशलता नहीं होगी तो जो है उसको लागू नहीं कर पाए, ले नहीं पाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है, अब हम बहुत शीघ्र ही प्रदेश के अंदर उद्योगों की और विश्वविद्यालयों की बैठक करवा रहे हैं। हम उनसे मालूम करने वाले हैं कि आपका जो उद्योग है उस उद्योग के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, उस उद्योग के लिए अगर किसी को कौशल बनाना है उसके लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब कौशल विकास के जो हमारे पाठ्यक्रम बनेंगे विश्वविद्यालयों में, वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाएंगे। ये बात तय हो गई है और उस पर हमने काम शुरू कर दिया। अब बहुत शीघ्र ही ये बैठक जो इंडस्ट्री और एकेडमिया की है ये होने वाली है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उदाहरण भी देश के सामने होगा कि इंडस्ट्री और एकेडमिया तो मिलकर के काम करें, जिससे कि इंडस्ट्री की आवश्यकता पूरी हो, भारतीय युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को सब मौका मिले, और जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा एक कमरे में बैठ के न बनाए, बल्कि जो इंडस्ट्री की और मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इसी प्रकार से उद्यमिता विकास को लेकर के विशेष काम चल रहा है और इसके पाठ्यक्रम भी जोड़े जा रहे हैं। तो उद्यमिता विकास और कौशल विकास, ये दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और स्वरोजगार के लिए तो आपने देखा ही कि हमारे होम स्टे है, टूरिज्म के क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें हम सब काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरे 3 वर्ष हैं, अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर सेवा सुशासन के 3 वर्ष हैं, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में चलते हुए आज प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आपकी जानकारी में होगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इन पैरामीटर में उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बावजूद भी उसको देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बाकी कुछ बातें प्रश्नों में है जो आपने इतनी सारी उपलब्धियां बता दी सरकार की 3 साल में, ऐसा लग रहा है कि हमको लेकिन आपको हकीकत अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने सीएम पोर्टल बंद कर दो, इसके अंदर कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को साल साल बढ़ जाता है अपना एप्लीकेशन डाले हुए, कोई कुछ नहीं होता।
दूसरी बात, जो आप स्वरोजगार योजना बता रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी कहीं आपने रोजगार के लिए लोगों के लिए खोले करवा दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। साल साल भर हो जाता है, आदमी को एप्लीकेशन दिए हुए अपने लोगों का पैसा वहां जमा हो जाता है, जो सरकार अपने लिए जमा करवाती है कि आप इतना डिपॉजिट करो स्वरोजगार के लिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारियों के चक्कर काट काट के आदमी के पैर फट जाते हैं, चप्पल टूट जाती है, अधिकारी सुनते नहीं, सीएम पोर्टल से कोई कार्रवाई होती नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? और ये बात आप सीएम तक पहुंचाए, क्योंकि आपने भी बताया कि आपकी मीटिंग सीएम साहब से भी होती है, अधिकारियों से भी होती है, बीडीसी वालों से भी होगी आपकी, लंदन तक आप घूम के आ गए। घूम के नहीं आए, वो यहाँ आए थे। घूमना ही हो गया, घूमना ही हो गया, लंदन तक आपने हमें घुमा दिया जी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है स्वरोजगार योजना, आपने बताया कि आपने 17,000 रोजगार 19,000 आपने दे दिए लोगों को, ठीक है, वो तो आपने सरकारी दे दिए। जो आप स्वरोजगार योजना में दे रहे हैं उनमें लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये मैं खुद भुगतों यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, इसको आप हमारी आवाज को कैसे हम पहुंचाएंगे और मेरा काम कब तक हो जाएगा ये बता दो आप। सर ये जो बात में एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सत्य है, लव भाई ने कहा है कि आपके स्वरोजगार को जब कभी मीटिंग होती है या किसी को जोड़ा जाता है तो उसमें जो आपकी बैंकिंग नीति है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि धरातल पर ये चीजें बिल्कुल सही नहीं करती। तो बंद कमरे में प्लानिंग की जरूर बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर वो चीजें सही नहीं मिलती, क्योंकि जब बैंक में जाता है ना आदमी लोन प्रक्रिया के लिए तो उसको बहुत चक्कर कटाया। देखिए, जो अभी दो बातें सामने आई, एक तो आपकी पोर्टल की बात सामने आई, तो पोर्टल की जो नाराजगी आपकी है ये कई तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है और मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। तो हमारा काम हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि अभी उन्होंने 2 बैठकें और अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जो पोर्टल पर जो शिकायतें आ रही हैं और अगर संबंधित अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो सीधा वो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी कि जिम्मेदारी तय कर दी, केवल चिट्ठी मैंने भेजी और वो आगे किसी अधिकारी को भेज दी गई, फिर आवश्यक कार्रवाई के लिए वो नहीं चलेगा, आपको समाधान देना पड़ेगा। और आपका अनुभव अच्छा नहीं होगा, मैं उससे अलग बात नहीं करता, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग के काम हुए हैं। इसके अंदर एक मिनट आपको बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि सीएम साहब फोन पे बात कर रहे हैं, इसको लेकर के काफी लोगों ने डाला हुआ है, उसके नीचे व्यूज पढ़ना, किसी ने भी अभी तक ये नहीं लिखा कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसका मतलब वो सारे भुगतोगी, हजारों की तादाद में लोग इस प्रदेश के अंदर भुगतोगी हैं जिनके काम स्वरोजगार वाले रुके पड़े हैं, नहीं हो रहे थे। इस बात को आप मानो। देखिए, ऐसा है शिकायत कि सोशल विभाग वाले हाँ पत्र दे रहे हैं और वो शिकायत नहीं आया, यहाँ आपका पत्र मेरा निवेदन है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि हुआ होगा। 2 बातें कहना चाहता हूँ, अगर जैसे आपका स्पेसिफिक केस है या कोई और स्पेसिफिक केस हो, अगर आपकी हमारे संगठन की जानकारी में लाएंगे, अध्यक्ष की जानकारी में लाएंगे तो निश्चित तौर पर देखिए, हमें अगर राजनीतिक आदमी के पास जाकर के काम करवाने पड़े तो वो अधिकारी जिम्मेदारी क्या होगी ना। अगर मान लीजिए अध्यक्ष जी ने कहा कि अमुक अधिकारी की जिम्मेदारी थी, अध्यक्ष जी शिकायत करेंगे उचित स्तर पर, तो किस व्यक्ति ने नहीं किया ये चिन्हित हो जाएगा। मैं बताता हूँ, आप बताइएगा, आप अलग से इनको बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा, बताना चाहिए। सरकारी वकील होता है, उसके पास वो रिपोर्ट आई 2 महीने हो गए, किसी पता करो, और वो वकील दिल्ली घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। अधिकारी के पास भी गया, उसने पता नहीं क्या जवाब दिया कि जी हमें तो अभी तक से जियो का ही पता कि ऐसे जियो लागू होते हैं, अधिकारियों को नॉलेज नहीं है जियो के बारे में, ये भी हकीकत है। चलिए, ये विषय आपका जो व्यक्तिगत है उसको अध्यक्ष जी हम देख ही लेंगे। अध्यक्ष जी आपके सामने कह रहे हैं और इसमें हमारा जो सहयोग चाहेंगे, मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर लेंगे। सवाल ये नहीं है कि पत्रकार का काम होगा, नहीं, आम जनता का काम होना चाहिए। वही मैंने कहा ना, आपकी बात से मैं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी सहमत है, इसीलिए वो बार बार उन्होंने 2 बैठकें करी। इसीलिए अभी परसों ही उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसकी जिम्मेदारी इस पर तय की है, यानी कि मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर गंभीर है। आपकी शिकायत में कोई गलती नहीं, मैं कहीं नहीं कहा क्या गलत कह रहे हैं, आप 100% सही कह रहे हैं और पत्रकार बिल्कुल सही कह रहे होंगे। ये बात मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं, कई स्थानों पर शिकायतें हैं। अब उसका समाधान तो यही है कि इसका समाधान हो कि जो व्यक्ति नहीं कर रहा,
लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ लोग बहुत तेज काम करते हैं और कुछ लोग निश्चित तौर पर नकारात्मक भी होते हैं, जो कुछ और अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षा का जमाना तो गया, अब उन्हें नए सिस्टम में ढलना पड़ेगा। तो जो नहीं ढलेगा फिर उसको ढाला जाएगा, और ढालने के लिए फिर क्या करना होता है ये आप और हम सभी जानते हैं। तो किसी और का भी कोई प्रसंग हुआ तो जानकारी आप कृपया दीजिएगा। और सोशल मीडिया की जहां तक बात है कि पक्ष में देखिए आप और हम जानते हैं कि क्या कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहता है। हाँ, जेन्युइन बात है तो निश्चित तौर पर संगठन भी आपके साथ खड़ा है और सरकार भी आपके साथ खड़ी है। और कोई विषय आपका? डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का आयोजन करने इन 3 सालों में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और एक मंत्री का इस्तीफा होने नहीं गया, इस रूप में आप उसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी परंपरा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे सलाह करके आगे निर्णय लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चर्चा तो मीडिया में काफी चल रही है, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा हम और कर लेते हैं। क्या जल्दी होने की संभावना है? मैंने कहा ना कि देखिए, ये कहने का मैं सक्षम अधिकारी नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ही इसको स्पष्ट बता सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी पार्टी की प्रकृति आगे सामने रखी। विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन पार्टी का जो हमारा काम का तरीका है वो एक पारिवारिक होता है। वरिष्ठ जो हमारा नेतृत्व है उस हम चर्चा करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी इसमें चर्चा कर रहे होंगे या करनी होगी, जो भी है, तो जो भी होगा शीघ्र हमारे सामने आना चाहिए। तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनता में काम नहीं हो पा रहे, जनता परेशान है, तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निसंदेह मुख्यमंत्री पर इतना वर्कलोड नहीं होगा। नहीं, ठीक है आपकी बात, मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं।